So students, we have finished with thermodynamics and I told you कि thermodynamics का ही एक एनर्जी टर्म हम पढ़ते हैं एंथैल्पी, जिसके बारे में इस सेक्शन के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। आप कह सकते हो ये एक नया चैप्टर है, ऑल्दो एनसीईआरटी के हिसाब से ये नया चैप्टर नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, तो आप कह भी सकते हो कि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, बट हम इसे स्पेसिफिकली अलग से पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर हम केवल केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। दिस टॉपिक इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है हमें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनर्जेटिक्स यानी वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो मैंने जैसे आपको कहा कि इस चैप्टर में हम मेनली रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जिन रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे उन रिएक्शंस को कहा जाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज। देखो, किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको तीन बातें चेक करनी होगी। एक, जो रिएक्शन आपको दे रखी है क्या वो बैलेंस्ड है, फर्स्ट। सेकंड, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस रिएक्शन में गिवन है उनकी फिजिकल स्टेट प्रोवाइडेड है कि नहीं है, सेकंड। और उस रिएक्शन में इन्वॉल्व एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपको वहां दे रखी है कि नहीं दे रखी है, थर्ड। तो तीन चीजें हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट प्रोवाइडेड होना चाहिए, और तीसरी बात है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। इफ दीज थ्री थिंग्स आर गिवन इन अ केमिकल रिएक्शन देन वी कैन कॉल इट एज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर अपन उस रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में बात करें तो एंथैल्पी के आधार पे थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं। दिस इज नॉट न्यू टू यू, हमने कई जगह पर इनका यूज किया भी है। द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक। चलिए इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन को जब आप हीट देते हैं, ओवरऑल हीट दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और आपको बता दें, कोई भी रिएक्शन में केवल एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ओवरऑल देखना होता है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में आपने 10 किलो जूल एनर्जी दी, ठीक है, आपने 10 किलो जूल एनर्जी दी और उस रिएक्शन के होने पर 20 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। समझ रहे बात को? 20 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो ओवरऑल इवॉल्व हो गई, तो 20 इवॉल्व हो गई और 10 आपने दी तो ओवरऑल ज्यादा इवॉल्व हुई, इसलिए वो नेट एक एनर्जी इवोल्यूशन का केस हो जाएगा। सो दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को? तो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अगर एक रिएक्शन लिखी, तीन तरीके हैं। देखो, आपने अगर एक रिएक्शन लिखी और रिएक्शन खत्म होने के बाद उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सामने इंडिकेट कर दिया, तो ये एक तरीका है एंडोथर्मिक का। और एंडोथर्मिक में आपको खास बात ये याद रखनी है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए।
एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड हेंस चेंज शुड बी पॉजिटिव। देखो एब्जॉर्ब चेंज की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं ये चेंज होता क्या है, तो आप कहेंगे इट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सब जगह पर यही होता है, इट इज HP माइनस HR। सो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी यदि कम होगी तो डेल्टा H नेगेटिव होगा। सिंपल सी चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम कब होगी रिएक्टेंट से, जब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी। तो ये दोनों केसेस हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। चलो, आपने दो रिएक्टेंट मिलाए और उसको हीट करा, तो यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट हैं और ये x किलो जूल के फॉर्म में आपने इसे क्या प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड कर दी। सो A प्लस बी में जब A प्लस बी जब रिएक्ट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और हीट टू फॉर्म प्रोडक्ट, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है ये किस चीज का है? देखो सिंपल सी चीज है, इस प्लस एक्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वो माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये माइनस एक्स अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी माइनस एक्स, अगर ऐसा, या C प्लस डी माइनस हीट, ये हीट ही है, तो C प्लस डी माइनस हीट अगर हो रहा है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान रखना, डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट के जस्ट बाद कॉमा लगा, रिएक्शन खत्म नहीं करिए, डेल्टा H इज इक्वल टू बोला और प्लस बोला तो एंडोथर्मिक, और डायरेक्टली माइनस एक्स लिख दिया तो भी एंडोथर्मिक। ये ध्यान रखना, ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा। यहाँ माइनस साइन देखकर कंफ्यूज मत होना कि ये एक्सोथर्मिक तो नहीं है। ये माइनस साइन का मतलब है ये उधर से आया है, इसका मतलब इट इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, चलिए थर्मोकेमिकल रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंथैल्पी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखिए मैंने यहां पर लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये कोई फैक्टर या पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर हम ग्राफ बना रहे हैं। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट केवल आपको ये इट जस्ट टॉक्स अबाउट द पाथ ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाथ ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आप इस जगह से राइट हैंड साइड पर दूर जा रहे हैं तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप ओरिजिन की तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, एरो से पता लग जाएगा आपको। तो अगर आप ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये रिएक्शन में आपने मान लो एक रिएक्शन शुरू की यहां से, ये जो एनर्जी है या एंथैल्पी है, दिस इज नोन एज HR। मैंने भी आपको बोला HP और HR क्या होते हैं? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम। प्रोडक्ट की एनर्जी जब ज्यादा होगी रिएक्टेंट से तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और जब ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो कि बैकवर्ड की? तो सिंपल सी चीज है, अगर आप रिएक्टेंट का को रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे देखें तो वो यहाँ है, और प्रोडक्ट को यदि रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे देखें तो ये यहाँ है, तो यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये कोई फैक्टर नहीं। जैसे जनरली क्या होता है, हम जब मान लो पीवी ग्राफ बनाते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी किया ये बताते हैं। यहाँ H is not varying with reaction coordinate. Reaction coordinate is just talking about the path. ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द बेसिक्स। कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। डीकंपोजिशन, किसी भी चीज को आप तोड़ते हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो डीकंपोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का टूटना जो होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ती है, ये फिक्स है। ठीक है, उसके अलावा इफ यू रिमेंबर हमने एंट्रोपी जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको 3 तरह की एंट्रोपीज बताई थी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। और उस फॉर्मूले में
हमारे पास में एक टर्म आया था डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाई टी एंड डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बाई टी। वो एंथैल्पी की बात यहाँ पर हो रही है। तो वो एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो चेक कर लेते हैं। सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए ऑब्वियसली आपको मेल्ट करना पड़ता है, और मेल्ट करने के लिए आपको उसे हीट करना पड़ता है। तो इफ यू आर हीटिंग इट देन इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, वेपराइजेशन की बात करें तो लिक्विड से गैस में बदल रहे हो, ऑब्वियसली इसमें भी आपको हीट करना पड़ेगा, और सब्लिमेशन में तो आपको हीट करना ही है। एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का मतलब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो कि अगर कोई मॉलिक्यूल टूटकर एटम्स में बदलता है तो एटोमाइजेशन है। इसका मतलब वो टूट रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एटोमाइजेशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन, और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए लेट अस कम टू द सेकंड टाइप ऑफ, टाइप दो थे, पहला हमने एंडोथर्मिक पढ़ा, दूसरा टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट लॉस होता है सिस्टम में से, और सिस्टम की जो एनर्जी है वो घट जाती है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो घट जाती है। चलिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको देखते जाओगे, उसको कंपेयर करते जाओगे, बहुत आराम से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ए प्लस बी गिव सी प्लस बी, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या होता है, मैंने आपको बोला था, दिस इज अगेन एच पी माइनस एच आर। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा थी। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब कम हो गई, क्या हुआ, इसका मतलब उस सिस्टम में से एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, एंड हेंस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हीट इवॉल्व होती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस एक्स, ये प्लस एक्स क्या है, दिस इज हीट। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी अगर हो रही है तो आप उसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर इस एक्स को मैं यहाँ ले आऊं तो यहाँ अगर ये माइनस हो जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो देयर आर थ्री वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट देम, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं तो एबीसीडी के फिजिकल स्टेट्स हमें लिखने चाहिए, वो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आपको लिखने हैं, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, एक जनरल रिएक्शन है इसलिए मैंने इसमें फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया। बट अगर आपको रिएक्ट, जैसे मान लो आपको मैं बोलूं अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से फॉर्मेशन की थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखिए, तो आप लिखेंगे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस, और डेल्टा एच की जो भी वैल्यू उसकी नेगेटिव, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है अमोनिया का फॉर्मेशन, तो डेल्टा एच की जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो आपको रिप्रेजेंट करनी है किलो जूल या किलो कैलोरी में। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ में एरो ऊपर जा रहा था और आगे जा रहा था, ध्यान रखना ऊपर और आगे, यहां पर जाएगा तो आगे ही, लेकिन अब की बार ये नीचे आएगा। क्यों, ये देखो, यहां से रिएक्शन शुरू हुई तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, और यहां पर आकर रिएक्शन खत्म हो गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। तो व्हाट हैज हैपेंड, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, यानी द सिस्टम हैज लॉस्ट हीट। जब शुरू में आपने रिएक्शन ली थी तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, और प्रोडक्ट बनते बनते एनर्जी का लॉस हुआ और प्रोडक्ट बने। तो ये जो डेल्टा एच आप निकालोगे दैट विल अगेन बी एचपी माइनस एचआर, एंड एचपी इज लेस देन एचआर, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। चलिए आपको कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स बताते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन में मैंने ब्रैकेट में लिखा है मोस्टली, यानी ज्यादातर रिएक्शंस में फॉर्मेशन की प्रोसेस जब होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। ठीक है, फॉर्मेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सोथर्मिक। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होती हैं। आई विल टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस हियर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, एसिड और बेस को यदि हम रिएक्ट कराएं और सॉल्ट और वाटर बनाएं तो ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होती है। ठीक है, उसके बाद में कंबशन की बात करें, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बॉन्ड का फॉर्मेशन, जब दो एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो मॉलिक्यूल बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एटम स्टेबल हो जाते हैं उनकी एनर्जी घट जाती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रेशन, जब भी कोई आयन को पानी में घोलते हो तो आयन क्या करता है, चारों तरफ से पानी, आयन आयन जो है वो घिर जाता है चारों तरफ से पानी से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अगेन दैट स्टेबलाइजेस द आयन, और मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी, या आयन जो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, ये जब स्टेबल होते हैं तो इनकी एनर्जी घटती है। सो हाइड्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेस द एनर्जी बाय रिलीजिंग इट। ठीक है, ये देखो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, ये तो तीनों मैंने आपको बता ही दिया एंडोथर्मिक होते हैं। इनका जस्ट उल्टा, लिक्विड से सॉलिड बनाना, ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको कंडेंसेशन भी कह सकते हो। ठीक है, और अगर वो नेचुरली एक गैस है तो आप उसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हो। गैस को सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे स्टीम है, स्टीम को पहले मॉलिक्यूल को पास लाकर पानी बनाना पड़ेगा और फिर उसे ठंडा करके बर्फ बनानी पड़ेगी। तो सारे प्रोसेसेस जो हैं उनमें एनर्जी घट रही है। देखो लिक्विड की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है सॉलिड से, तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग। गैस की एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है तो एनर्जी इज अगेन डिक्रीजिंग। गैस की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है तो अगेन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए एक्सेप्शंस की बात करें, मैंने आपको कहा था फॉर्मेशन मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, देयर आर 2 एक्सेप्शंस एक्चुअली। ठीक है, जो पहला एक्सेप्शन है वो है एक्सप्लोजिव्स का। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए हम फायर क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, जब आप पटाखे को फोड़ते हो तो जब वो फूटता है तो दैट इज accompanied by liberation of energy, a lot of energy is released during its decomposition। आपको ये एग्जांपल लूंगा तो बहुत आराम से समझ में आएगा कि हाँ यहाँ डिकम्पोजिशन से इट इज accompanied by a lot of energy evolved। अब आप एक चीज समझना, अभी अपन आगे इसी चीज को पढ़ेंगे भी, कि कोई भी प्रोसेस हो उसमें अगर फॉरवर्ड प्रोसेस फॉर्मेशन है तो बैकवर्ड प्रोसेस डिकम्पोजिशन होगा। दूसरी बात, अगर फॉर्मेशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डिकम्पोजिशन की एक्सोथर्मिक होगी। अगर फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, लेकिन एक्सप्लोजिव्स के केस में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब एक्सप्लोजिव्स फूटते हैं तो दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन इज रिलीजिंग एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक है, और यदि किसी प्रोसेस का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक है तो फॉर्मेशन डेफिनेटली एंडोथर्मिक ही होगा। ठीक है, सो इसलिए एक्सप्लोजिव का फॉर्मेशन, जैसे इसमें एक एग्जांपल है NCl3। NCl3 इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्लोजिव। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन एंडोथर्मिकली होता है, लेकिन जब डिकम्पोज होता है तो इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। सिंपल बारूद जो होता है, पटाखे जो यूज करते हैं हम दिवाली में फोड़ते हैं, ठीक है, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं एक्सप्लोजिव्स के विच रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। तो इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगी। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम N2 and O2। यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लिखी, दैट इज N2O5, एक्सेप्ट N2O5। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर N2O, NO, NO2, ठीक है, N2O3, N2O5, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। जब आप मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ रहे होगे तो शायद आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन का एग्जांपल लिया भी होगा, तो उसमें सारे ऑक्साइड्स आपने देखे होंगे। इनमें से केवल एक ही ऑक्साइड ऐसा है, ठीक है, केवल एक ही ऑक्साइड ऐसा है जिसके फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। अब आप एक चीज समझना, इसमें एक सिंपल सी चीज है। पहली बार में जब ये इक्वेशन देखोगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कंबशन में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो किसी चीज को जलाते हैं, और आपने कहा कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो फिर ये कंबशन एक्सोथर्मिक क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि हर वो रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन या कोई भी दूसरी चीज ऑक्सीजन के साथ बर्न हो, वो कंबशन नहीं होता। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन योर माइंड इज,
देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंबशन? तो सिंपल सी चीज है, कंबशन की डेफिनेशन वो है कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज को, ठीक है, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें और जो कंपाउंड बने वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, तब वो कंबशन है। जैसे अगर मैं कार्बन से CO2 बनाता हूं और कार्बन से ही CO बनाता हूं, तो CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और CO के अंदर कम है। इनफैक्ट यूं कहना चाहिए, CO2 के अंदर कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एग्जिबिट करता है। इसके और डिटेल्स आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी आएंगे। तो सिंपल सी चीज ये हो गई कि कार्बन जो है, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन अगर बर्न होकर CO बना रहा है तो दैट इज सिंपल बर्निंग, वी कैन नॉट कॉल इट एज कंबशन। बट व्हेन कार्बन burns in the presence of oxygen to form CO2, then it is called as combustion. उसी तरह से किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को जब आप बर्न करें और वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो ही वो कंबशन है, अदरवाइज वो कंबशन नहीं है। अब आप नाइट्रोजन N2O5 देखोगे तो N2O5 के केस में नाइट्रोजन जो है वो अपनी मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि N2O5 को छोड़कर बाकी सभी के केस में ऐसा होता है, क्योंकि N2O5 का बनना एक्चुअली नाइट्रोजन का कंबशन है, बाकी किसी भी ऑक्साइड का बनना नाइट्रोजन का कंबशन नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूजुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम चीजों को बर्न करते हैं, यूजुअली, ठीक है ना, अच्छा, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीजों को बर्न करते हो तो वो ज्यादातर प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक ही होती हैं, ठीक है। इट मे बी कॉल्ड एज कंबशन और इट मे नॉट बी कॉल्ड एज कंबशन, बट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन आता है, देन व्हाई बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म दीज ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? क्यों एक्सोथर्मिक नहीं है और एंडोथर्मिक है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ये ट्रिपल बॉन्ड। देखो एक सिंपल चीज है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने के लिए रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी भी पड़ती है और रिलीज भी होती है। अब देनी ज्यादा पड़ती है कि रिलीज ज्यादा हो रही है डिसाइड कि वो एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन आप देख सकते हो नाइट्रोजन के केस में यहां पर 3 बॉन्ड हैं दो नाइट्रोजन के बीच में, सो दिस इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन को तोड़ने की प्रोसेस में हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाट यू गिव टू ब्रेक N2 इज मच मोर देन व्हाट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन में तो एनर्जी रिलीज ही होती है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग जाती है वो इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, कि वो ओवरऑल एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कंबशन की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए उसे आपको ज्यादा बर्न करना पड़ता है, कंप्लीट बर्निंग करनी पड़ती है, एंड दैट कंप्लीट बर्निंग रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन वहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज, दीज आर द एक्सेप्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, हम दो बहुत महत्वपूर्ण लॉज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री के ये 2 लॉज हैं, दीज आर नोन एज लेवोजियर एंड लेप्लेज लॉ, और दूसरा लॉ जो है दैट इज नोन एज हेस लॉ। सो व्हाट इज लेवोजियर एंड लेप्लेज लॉ? बहुत सिंपल सा लॉ है, अभी मैं आपको उस बारे में बात कर भी चुका हूं, वापस बता देता हूं। ये लॉ, हालांकि आपको लॉ कोई नहीं पूछेगा, बट देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कमिंग अप इन दिस चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 लॉज, इसलिए ये पहले ही बता दे रहा हूं। तो लॉ क्या है? तो लॉ देखते हैं, लेवोजियर एंड लेप्लेज लॉ। व्हाट इज लेवोजियर एंड लेप्लेज लॉ? लेवोजियर एंड लेप्लेज लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की प्रोसेस और उसके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस की एनर्जी को आप ध्यान से देखेंगे या कंपेयर करेंगे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी
involved in formation and the magnitude of energy required in decomposition is same but with a negative sign. अभी मैं आपको एक बात बोला था, याद होगा आपको, अगर फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होगा, अगर फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है तो डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होगा, उल्टा होगा विद सेम मैग्नीट्यूड, सेम रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अगर आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन द साइन चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है वाटर के फॉर्म में। पहली रिएक्शन है वाटर का टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। उसमें डिकम्पोजिशन है इसलिए वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मान लीजिए उसमें जो एनर्जी रिलीज आपको देनी पड़ी वो थी +x किलोजूल, और H2 + half O2 gives you H2O is formation of water, and formation of water आप ऐसा कह सकते हो कि ये कंबशन भी है हाइड्रोजन का, तो ये ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होना चाहिए, बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम फॉर बोथ। यानी इफ यू टेक टू प्रोसेसेस for a particular compound, its formation and its decomposition, their magnitude will always be same but with opposite sign. This is Lavoisier and Deplet's law. ठीक है, कभी इस आगे हम एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगी कि आपको हो सकता है डायरेक्शन बदलनी पड़े रिएक्शन, तो जब आप डायरेक्शन बदलो तो साइन चेंज कर देना, मैग्नीट्यूड वही रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा लॉ जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज हेस लॉ। व्हाट इज हेस लॉ? देखो, हेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी की, उसको यूज करता है जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। मैं आपको याद दिला दूं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि हेस लॉ के हिसाब, हेस लॉ की बात करें अगर अपन, तो एंथैल्पी इज अ स्टेट, आपको याद है एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन हमने बोला था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमने पढ़ा स्टेट फंक्शन का मतलब होता है इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन है, यानी शुरू में क्या था और बाद में क्या बना उस पर डिपेंड करेगा। अब एंथैल्पी क्या एक स्टेट फंक्शन है? हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक रिएक्शन, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, इन विच A is getting converted to B, just for example, A is getting converted to B, ठीक है। अब इसमें 3 तरीकों से ये A B में बदल सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, A डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू B, दिस इज बाय स्टेप 1, ठीक है। A gets converted to B via an intermediate C, so that is 2 and 3 मिलाकर। A से B कैसे बना? 2 सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप मिलाकर। एक और तरीका है जिसमें A B में कैसे बदला? 4th स्टेप, 5th स्टेप और 6th स्टेप मिलाकर, यानी पहले A से D बना, D से E बना और E से B बना। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एंथैल्पी, ठीक है, ध्यान देना, एंथैल्पी involved in the first step is direct conversion of A to B, which is equal to enthalpy involved in second step plus third step, second और third भी A से B बना रहा है, and this will be equal to enthalpy of the 4th step, 5th step and the 6th step। तो 4 5 6 3, ये एक A से B में बदल रहा है, ये एक स्टेप में, यहां से 2 स्टेप में, यहां से 3 स्टेप में। सो इसका जो लॉ है वो क्या कहता है? लॉ कहता है irrespective of the number of steps taken during the process, the enthalpy change of the reaction remains unchanged। यानी डेल्टा H की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे एक स्टेप लें, 10 लें, 100 लें, 1000 लें, अगर आप A को B में ही बदल रहे हो तो इट रियली डजंट मैटर। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, हेस लॉ से ही रिलेटेड एक एग्जांपल है CO2 के फॉर्मेशन का। देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन फॉर्म CO2। पहला तरीका है C और O2 को रिएक्ट कराकर CO2 बनाया, ठीक है, ये एक तरीका है। मान लीजिए इसमें जो डेल्टा H इन्वॉल्व है वो है -x, ठीक है। अब आप
सेकंड तरीका देखिए, सेकंड तरीके में 2 स्टेप हैं। पहले में सी केवल हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके CO बना देता है और इसका डेल्टा H है सपोज -y, ठीक है। और सेकंड स्टेप में जब ये CO वापस बचे हुए हाफ O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 बनाता है, डेल्टा H इज -z। अब आप समझो, फर्स्ट प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो CO2 इज गेटिंग फॉर्म्ड इन 1 स्टेप, ठीक है। और अगर आप सेकंड स्टेप को ध्यान से देखो, तो सेकंड तरीके को ध्यान से देखो, तो इट इज एक्चुअली टेकिंग 2 स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ C2CO2, राइट। तो दोनों में एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क होगा? कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रोसेस के एक स्टेप की एंथैल्पी इस प्रोसेस के दोनों स्टेप की एंथैल्पीज के सम के बराबर होगी, यानी आप ऐसा कह सकते हो -y -z इज इक्वल टू -x। नेगेटिव में हम क्यों लेते हैं ये वैल्यूज? क्योंकि एक्सोथर्मिक इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स के रूल के हिसाब से कोई भी सिस्टम का लॉस नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी हम वही करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना, ये नेगेटिव केवल आपको ये बताता है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको बोलूं -10 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड एंड -20 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड, और मैं आपसे बोलूं बताइए इनमें से कौन ज्यादा, तो आप कहेंगे -20 ज्यादा, क्योंकि माइनस तो आपको ये बता रहा है कि एनर्जी इतनी निकली, और 20 ये बता रहा है कि 20 इज द मैग्नीट्यूड एंड माइनस इज इंडिकेटिंग रिलीज। सो पहले केस में 10 किलो जूल एनर्जी निकली, दूसरे केस में 20 किलो जूल एनर्जी निकली। दिस इज द मीनिंग ऑफ -10 एंड -20। सो डोंट अप्लाई मैथ हियर, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री लगानी है, समझ रहे हो। माइनस साइन केवल बताता है इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, और मैग्नीट्यूड एक्चुअली कितना इवॉल्व हुआ वो बताता है, ठीक है। सो दीज आर दी 2 लॉज। अब अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी एंड देन देयर टाइप्स, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Let us start with the next topic in thermochemistry, that is enthalpy of a reaction. इसे हम डेल्टा H सबस्क्रिप्ट में R, डेल्टा HR से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, देखो कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी की जब भी बात होगी, बैलेंस थर्मोकेमिकल रिएक्शन में हमने बोला बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो बैलेंस रिएक्शन की बात होगी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन। पूरी रिएक्शन होनी चाहिए। कई रिएक्शंस हम देखते हैं जिनके अंदर कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं, प्रोडक्ट पूरा नहीं बनता, रिएक्टेंट पूरे रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आपने कोई रिएक्शन लिख दी, मान लो N2 + 3H2 gives you 2NH3, तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन पूरी तरह रिएक्ट करने चाहिए ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ द रिएक्शन। का मतलब यही होता है, पूरी होनी चाहिए, इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं रहना चाहिए। आप जिस रिएक्शन को भी मेंशन कर रहे हो वो बैलेंस्ड हो। ऑफ कोर्स थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ही होंगी तो बैलेंस्ड ही रहेंगी। तो इज इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड, लिखा भी है देखिए, बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन के कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब या इवॉल्व होने वाली हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ अ रिएक्शन एज इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड थर्मो। जो भी बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन में इंडिकेटेड है वो सारे रिएक्टेड रिएक्ट करें, और जितने भी प्रोडक्ट मेंशन है सारे प्रोडक्ट उतने अमाउंट में बने। उस प्रोसेस में रिलीज होने वाली हीट को हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है ये, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में केवल कंडीशंस का फर्क है। जब किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, प्रेशर 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर भी लिया जा सकता है, बट मोर अप्रोप्रिएटली वी कॉल इट एज 1 बार, वी टेक इट एज 1 बार। एंड टेम्परेचर थर्मो में जैसे हमने लिया था 25 डिग्री यानी 298 केल्विन। इन कंडीशंस में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। और जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था डेल्टा G0 याद होगा आपको, उसी तरह से यहाँ पर हम डेल्टा H0 लगाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस
the reaction, the enthalpy of that reaction is known as the standard enthalpy of the reaction. And what are the standard conditions? Pressure 1 bar, you can take it as 1 atmosphere, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है. टेम्परेचर as 298 Kelvin. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us study the factors influencing the enthalpy of the reaction. अब enthalpy of the reaction के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, असर करते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो एज वी ऑल नो, सबसे पहला मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल, ओवरऑल हम बात करें तो किसी रिएक्शन में दो रिएक्शन दिए आपको, तो दोनों में क्या फर्क है, कितने मोल का फर्क है, क्योंकि रिएक्शन को पूरी को एक पर्टिकुलर मोल से मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो. किसी एक साइड को मल्टीप्लाई करें और दूसरे को नहीं करें, ये गलत होता है. तो जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपने ली, A gives B, और इसके डेल्टा H की वैल्यू -x किलो जूल है. यदि मैं इसी रिएक्शन को डबल कर देता हूं, यानी कि what have I done? I have actually multiplied the overall reaction by 2. तो हमने एक कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3 था, उसकी जगह 2N2 + 6H2 gives you 4NH3 अगर मैं दे दूं, तो आपने क्या किया, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को डबल कर दिया. तो ऑब्वियसली एंथैल्पी की वैल्यू डबल हो जाएगी. व्हाई इज इट दैट ऑब्वियस? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर. आप मोल को बदलेंगे, जिसका यूज हमको आएगा आगे. कभी कभी हमें एज पर द नीड रिएक्शन के मोल्स को डबल करना पड़ता है, तो हमें एंथैल्पी को भी डबल करना होगा. साइन वाइन बाकी सब कुछ सेम रहेगा. साइन बदलने के लिए लेवोजियर लैप्लेस लॉ लगेगा. मोल्स बदलने हो तो ये फैक्टर लगेगा कि भाई मोल मल्टीप्लाई डबल कर दोगे एज पर द नीड. मान लो आपने डबल किया तो डेल्टा डबल हो जाएगा, 5 टाइम्स किया तो 5 टाइम्स हो जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. चलिए, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगला फैक्टर जो है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट. अब आप यहाँ पर पहले तो समझो इसका क्या मतलब है. एक ही रिएक्शन हो रही है, H2 और O2 को मिलाकर हम वाटर बना रहे हैं, लेकिन जो वाटर बन रहा है उसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग बन रही है. तो ऑफ कोर्स फिजिकल स्टेट के चेंज होने पर एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. रीजन क्या है? व्हाई इज इट सो? तो उसका सिंपल सा रीजन है फिजिकल स्टेट के इंटर कन्वर्जन, जैसे अपन फेस चेंज के प्रोसेसेस कहते हैं, ऑल्सो इन्वॉल्व सम एंथैल्पी. इफ यू रिमेंबर, हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का यूज किया था जब अपन डेल्टा एस पढ़ रहे थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली फेस चेंज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एंथैल्पी. तो गैस और लिक्विड, अगर वाटर के दो फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू -x है, तो यहाँ पर ये वैल्यू -x नहीं रहेगी. सब कुछ सेम दिख रहा है, केवल फर्क किस चीज का है बेटा? फर्क है इस चीज का कि वाटर कैसा बन रहा है. अगर वाटर वेपर के फॉर्म में बन रहा है तो -x है, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है तो -y है. अब आपको इसमें एक बात और पूछी जाती है, एनालाइज करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, एनालाइज करके आपको बताना होता है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी. चलिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस H2O गैस बनता है. एक्चुअली क्या होता है, जब आप दो गैसेस को रिएक्ट कराते हो तो पहले जो वाटर बनता है वो तो वाटर वेपर के फॉर्म में ही होता है, यानी कि गैसियस वाटर होता है. ठीक है, लेकिन ये गैस कंडेंस होकर लिक्विड देती है. अब आप जरा देखिए, ये वाले प्रोसेस की वैल्यू, ऊपर वाला रिएक्शन और ये सेम है, तो ये तो -x हो गया. ठीक है, और H2O गैस को अगर अपन H2O लिक्विड में बदलें तो ये -z हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा. इस एग्जांपल में माइनस होगा, क्योंकि गैस को जब आप लिक्विड में बदलते हो तो गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं, लिक्विड में बदलते हैं, एनर्जी कम होती है, एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी कम, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? तो एनर्जी रिलीज हुई. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम जो है स्टेबल होता जाता है.
तो ये एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी वैल्यू क्या हम -y को -x और -z से कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो H2O गैस और H2O गैस हो जाएगा कैंसल, और आपको मिलेगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू H2O लिक्विड। ठीक है, अब रूल ये है कि अगर आपने दो रिएक्शन को मिलाकर तीसरी रिएक्शन बनाई है तो इसमें हेस लॉ लग रहा है। कैसे? इस तरह कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये एक स्टेप में H2O लिक्विड बना, और अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो इसमें 2 स्टेप में H2O लिक्विड बना। अल्टीमेटली बना तो H2O लिक्विड ही। किससे बना? अल्टीमेटली बना तो H2 और O2 से ही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स, ये एक स्टेप में है, ये 2 स्टेप में है, दोनों ही में H2O लिक्विड बन रहा है, दोनों ही में शुरुआत इससे हो रही है। तो irrespective of the number of steps taken, the enthalpy should remain the same. तो इसका मतलब क्या हुआ? -y should be equal to -x -z। अब आप बता सकते हो कौन ज्यादा होगा। देखो एक और चीज जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोली थी कि मैग्नीट्यूड वाइज जो वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा है, साइन को कंसिडर नहीं करना है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों में से कहां ज्यादा हीट रिलीज होगी, तो आपको साफ दिख रहा है -y -x -z। तो -x में जब आप -z और रिलीज करवाते हो तो -y टोटल होता है, तो हम कह सकते हैं कि y विल बी मोर। अब आपको एक चीज बता दूं, इसी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ये x है और ये y है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 20 होगी कि x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 10 होगी। अब आप x की वैल्यू को 10 और y की वैल्यू को 20 रखिए। जब आप x की वैल्यू को 10 और y की वैल्यू को 20 रखते हैं तो -10 और -20 आ जाते हैं। मैंने आपको ये पहले पिछले सेशन में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। -10 हियर इज नॉट ग्रेटर देन -20 बिकॉज यहां पर आपको मैथ नहीं लगानी है, यहां पर आपको केमिस्ट्री लगानी है। और केमिस्ट्री के हिसाब से ये जो माइनस साइन है ये आपको ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी निकल रही है। तो अगर मैं कह रहा हूं -10 मीन्स आई मीन टू से 10 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। समझ में आ रही है बात आपको? और जो दूसरे वाले में 20 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और हम जानते हैं सेकंड स्टेप में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए फर्स्ट सेट फॉर एक्स एंड वाई इज करेक्ट। अगर आप सेकंड सेट रखोगे तो -20 ऊपर आ जाएगा। ऑल्दो मैथमेटिकली -20 छोटा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो, और थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में खास तौर पे अपन अगर बात करें तो यहाँ पर माइनस साइन इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि -20 है तो छोटा हो गया और -10 है तो बड़ा हो गया। नो, माइनस इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज रिलीज। नेगेटिव साइन का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट इज द रीजन आपको फिजिकल स्टेट देखकर ऑफ कोर्स डिफरेंस बताना है, और कई बार आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी एनर्जी रिलीज जो है वो ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी, तो उसको इस बेसिस पर जजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट। जिस तरह से प्रोडक्ट जो बना उसकी फिजिकल स्टेट डिफर करने पर एंथैल्पी डिफर कर जाती है, उसी तरह से जिस एलोट्रोपिक फॉर्म का यूज आप किसी केमिकल रिएक्शन में कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि उसमें रिलीज या एब्जॉर्ब जो भी हो सकता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी, आप कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, एनर्जी रिलीज विल डिफर। चलिए, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ये हम जानते हैं। ठीक है, और दोनों को जब अपन बर्न कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर बर्निंग कार्बन ओनली। तो आप कार्बन को ही बर्न कर रहे हो, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो ग्रेफाइट हो। ठीक है, लेकिन जब दोनों को बर्न करा जाता है, द ओनली डिफरेंस इज दिस इज कार्बन फ्रॉम डायमंड एंड दिस इज कार्बन फ्रॉम ग्रेफाइट। दोनों को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, बनता वही CO2 है, लेकिन हीट रिलीज अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात आपको? दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्लियर? जब आप इनको बर्न करते हो, ठीक है, तो हीट रिलीज डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि इफ यू रिमेंबर डायमंड का स्ट्रक्चर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर कार्बन 4 और कार्बन के साथ में जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है शीट्स में होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बीच में खाली गैप्स होते हैं। ठीक है, तो
अब इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हम पढ़ते हैं डायमंड इज हार्ड, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल बिकॉज एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब अपन ग्रेफाइट की बात करते हैं तो 1 कार्बन इज लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इज फ्री, इसलिए कार्बन को गुड कंडक्टर भी बोला जाता है। बट जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सोनली बेस्ड ऑन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ दैट एलोट्रोप। जैसे मैंने यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट का कंबशन किया है, दोनों को बर्न किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनाया है। तो डायमंड में जो हीट रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही है वो 94.3 किलो कैलोरीज है, ठीक है। इसको आप जूल्स में लेंगे तो ये 393 और ये 399 आएगा, लगभग 6 किलो जूल का फर्क इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्रेफाइट के केस में 97.7 किलो कैलोरीज है। तो क्या हम कह सकते हैं ग्रेफाइट में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई? तो ग्रेफाइट में से जब को बर्न करने पर जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है तो सिस्टम बिकम्स स्टेबल, ठीक है। और उस वजह से मोर हीट रिलीज्ड मेक्स द सिस्टम स्टेबल एंड हेंस आपसे अगर पूछा जाए कि डायनामिक स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, तो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन जनरल क्या होता है हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई डायमंड ज्यादा स्टेबल है, तो फिजिकली तो स्टेबल है ही डायमंड क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जब दोनों को बर्न करते हैं तो वी फाइंड दैट मोर हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड हेंस ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द थर्ड फैक्टर दैट इज एलोट्रोप्स। अब जो चौथा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ऑफ कोर्स एंथैल्पी है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली एंथैल्पी को असर करता है, क्योंकि इट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद है H इज इक्वल टू 5/2 RT। तो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज गिवन बाय एन इक्वेशन नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको एक इक्वेशन पढ़नी होती है, इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। और ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देयर आर 2 फॉर्मूला एक्चुअली। आप किसी भी तरह की हीट की जब बात करते हैं, किसी भी तरह की हीट की जब बात करते हैं तो वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है। अगर मैं इन जनरल आपसे बोलता कि हीट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो हीट ऑफ रिएक्शन कैन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की गई हीट को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर की गई हीट को हम इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। तो अगर आप एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट ही फिक्स है, लेकिन अगर आप इन जनरल हीट की बात कर रहे हो तो एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज एंथैल्पी एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। और इस वजह से दोनों की वैल्यूज में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये आ सकता है, डेल्टा एनजी पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर भी हो सकते हैं, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो वहीं से हम एंथैल्पी चेंज को टेम्परेचर से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा सीपी क्या है, इट इज चेंज इन, देखो सीपी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो चेंज क्या हो जाएगा, सीपी चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। निकालोगे कैसे, आपको कोई रिएक्शन दें और बोलें कि इसका डेल्टा सीपी निकालो, तो डेल्टा सीपी इज समेशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। वही चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस, किसी भी रिएक्शन में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड हेंस डेल्टा सीपी इज सीपी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। डेल्टा सीवी इज सीवी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सीवी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। अब चलिए, डेल्टा सीपी में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट मेजर हो रही है, सो एंथैल्पी आया। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, सो यहाँ इंटरनल एनर्जी आया। फॉर्मूले में इतना ही फर्क है। व्हाट इज T2 एंड T1? T2 इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, हीट करने के बाद कितना हो गया, एंड T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज एट T2 एंड एट T1। उसी तरह डेल्टा E इज इंटरनल एनर्जी चेंज एट T2 एंड एट T1। तो ये जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर फैक्टर,
टेम्परेचर फैक्टर को आप सीधे सीधे इस इक्वेशन के बेस पर समझ सकते हैं। तो अभी हमने इस सेशन के अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो समझा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस में लें तो कैसे लिया जाता है वो समझा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी चेंज को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस सेशन। अब हम हमारे इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है उस पे आएंगे। ये तो हम बेसिक चीजें समझ रहे थे, और नेक्स्ट सेशन से हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आएंगे, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। यानी अलग अलग कंडीशंस में एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस को आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी टॉकिंग। इसमें हम 10 तरह की एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और उनको उनके अंदर स्पेसिफिक कंडीशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन जनरल होता है कि भाई कोई भी रिएक्शन कितने भी मोल ले लिया आपने, रिएक्ट कराया, एंथैल्पी जो रिलीज हुई वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर टर्म एंथैल्पी का हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं। वी विल टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, चलिए बच्चों, अब हम एंथैल्पी के टाइप्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये तो हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में अब अपन बात करेंगे। सो द फर्स्ट एंथैल्पीज टाइप इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो, समझना, ये सब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ही टाइप्स हैं, लेकिन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस ही हम इस किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ जनरल टर्म एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। आप ये डिफरेंस समझ सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। ऑल्दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की टाइप है। जब हम किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को अंडर स्पेसिफिक कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, और अगर हम वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उस रिएक्शन से रिलीज होने वाली एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल पाते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कब कहोगे? 3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। 1 मोल किसी भी चीज का बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर नेचुरल और फ्री स्टेट। तो वो नेचुरल या फ्री स्टेट में होने, जिनसे बन रहा है वो अपनी नेचुरल या फ्री स्टेट में होने चाहिए। 1 मोल ही बनना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी क्वेश्चन जब आएगा तब, और वो ये है कि किसी भी केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब आप लिखते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स आपको रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही है। 1 मोल कंपाउंड बनाना है, जिनसे मिलकर वो बनता है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी नेचुरल या फ्री स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो एंथैल्पी, जो रिएक्शन की आप बात कर रहे हो, उस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेटली कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व, या इन जनरल इट इज द एंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। जनरली इवॉल्व होता है, कुछ एक्सेप्शंस में एब्जॉर्ब भी होता है, तो आप इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों भी बोल सकते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज फॉर्म्ड, कोई भी सब्सटेंस बने 1 मोल बनना चाहिए, और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी नेचुरल या फ्री स्टेट में होने चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये तो समझ आ गया कि 1 मोल बनना चाहिए। दूसरी बात, चेक कर लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो। तीसरी बात आती है स्टैंडर्ड स्टेट्स, नेचुरल या फ्री स्टेट्स में होने चाहिए एलिमेंट्स अपनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट्स की नेचुरल या फ्री स्टेट क्या? तो सिंपल सी चीज है, इन जनरल, ठीक है,
किसी भी एलिमेंट की नेचुरल या फ्री स्टेट वो होती है जो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, यहां पर केवल एक एक्सेप्शन है और वो है फास्फोरस का एक एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज व्हाइट। ठीक है ना, फास्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, फास्फोरस का व्हाइट, रेड और ब्लैक। उनमें से जो फास्फोरस व्हाइट है, इट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल बट इट इज मोस्ट इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन एक्सेप्शनली फास्फोरस व्हाइट को एज अ स्टैंडर्ड स्टेट लिया जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल वन। समझ में आ रही बात? उसके अलावा बाकी पे आइए, तो बाकी में यहां पर देखें अगर अपन, तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, कार्बन ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, कार्बन के और भी दूसरे अमॉर्फस फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, उनमें से ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक, और इसलिए, और यहां पर हम जनरली थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल। देन सल्फर का रोम्बिक, 2 फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, उसमें से रोम्बिक स्टेबल है। फास्फोरस की बात मैं आपको कर चुका। डायएटॉमिक की बात करें तो H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, Cl2 गैस, F2 गैस। अब आप बाकी 2 की बात करें, ब्रोमीन में ध्यान रखिएगा, लिक्विड स्टेट इज द स्टेबल स्टेट, और इन जनरल आपको नेचुरल स्टेट में ये ब्रोमीन कैसा मिलता है? लिक्विड। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, नेचुरल और फ्री स्टेट, और यही चाहिए आपको फॉर्मेशन की इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो आयोडीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड में मोस्ट स्टेबल है और वो फ्री स्टेट है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में मोस्ट स्टेबल है और वो लिक्विड और वो फ्री स्टेट कहलाता है। नेचुरल स्टेट यानी नेचुरली जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करे, एंड ऑब्वियसली इन जनरल हम मोस्ट स्टेबल स्टेट को मानते हैं कि वो नेचुरली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑल मेटल्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट, मेटल मतलब जैसे आयरन हुआ तो Fe, कॉपर हुआ तो Cu, सोडियम हुआ तो Na, ऐसे एलिमेंटल स्टेट में मेटल सारे, मेटल मतलब सिंपल वर्ड में बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में जैसे आप मेटल को देखते हो वैसे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मेटल को आप जैसे देखते हो वैसे अगर वो मिल रहे हैं तो वो उनकी एलिमेंटल या फ्री स्टेट कहलाती है। फ्री स्टेट कहलाती है नेचुरल या फ्री स्टेट, एलिमेंटल स्टेट। ठीक है ना, बेसिक स्टेट जिसको अपन कहते हैं। तो सारे मेटल अपनी एलिमेंटल स्टेट में। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने आपको डेल्टा जी के केस में भी बोली थी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर एनीथिंग which is present in its natural or free state is 0. उसी तरह the standard enthalpy change of formation for all these above because they are in their natural or free state is 0. तो ये 0 इसलिए है क्योंकि इनके फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचर में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन डेल्टा एच एफ नॉट इज 0 फॉर ऑल दी अबव, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि इन चारों रिएक्शंस में से, अच्छा, फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? जैसे आप चाहो तो एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे मैं आपको बोलूं कि मिथेनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो मिथेनॉल के फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, मिथेनॉल बनेगा। जैसे देखो यहां पर लिखता हूं मैं CH3OH, कैसा होता है? लिक्विड। ये 1 मोल बनेगा, फिक्स हो गया, तो प्रोडक्ट में 1 ही मोल होगा। फॉर्मेशन की इक्वेशन की एक और पहचान यहां से आपको पता लग जाएगी, किसी भी फॉर्मेशन की रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। तो अगर कोई रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट है तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी मिथेनॉल बनाने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब लेना है अपने को। देखो कार्बन कितना चाहिए? 1, तो कार्बन आप ले लेंगे ग्रेफाइट, क्योंकि फ्री स्टेट में ग्रेफाइट है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, ये हाइड्रोजन गैस रही फ्री स्टेट में। और ऑक्सीजन ले लेंगे हाफ मोल, O2 लोगे तो 1 मोल होगा, और ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में है। तो ये कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, हाइड्रोजन के 2 मोल और हाफ मोल ऑक्सीजन का जब कंबाइन किया तो मुझे 1 मोल मिथेनॉल मिला। ध्यान रहे,
जब अपन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंपलसरी है कि जो बन रहा है वो 1 मोल बने, जिनसे बन रहा है वो आप जितने मर्जी ले सकते हो एज पर द नीड, ठीक है। तो जो बन रहा है वो 1 मोल बनेगा और जिनसे बन रहा है वो आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन उनकी एक कंडीशन ये है कि दे शुड बी इन देयर नेचुरल और फ्री स्टेट। अमाउंट कितना भी हो सकता है बट नेचुरल या फ्री स्टेट में ही होगा। जैसे मिथेनॉल बनाने के और भी बहुत तरीके हैं, मीथेन से भी बनता है, लेकिन मीथेन से 1 मोल मिथेनॉल बनाओगे तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मीथेन फ्री स्टेट नहीं है, मीथेन कंबाइंड स्टेट कहलाती है, ठीक है। जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे उसे हम उसकी फ्री स्टेट कहते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा था आपके सामने, और यहां पर हम क्या करेंगे समझना, हम क्या करेंगे यहां पर देखेंगे कि इन चारों में से कौन कौन सी रिएक्शंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसी सेक्शन में हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी पढ़ने वाले हैं, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इनमें से कौन कौन रिप्रेजेंट करता है ये भी मैं इसी में बता दूंगा। मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया है जिसमें कंबशन भी हो रहा है। आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी कंबशन पढ़ा है और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वहां आप पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब अपन किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो कंबशन होता है। आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल। और आपसे मान लो मैं पूछूं कि बताइए इनमें से कौन कौन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट में जो भी बन रहा है वो 1 मोल बनना चाहिए। देखिए 2 मोल है तो ये तो खत्म ही हो गया, इधर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑल्दो ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑक्सीजन का O2 गैस, गैसियस, ये सब गैसियस हैं, तो ये गैसियस फॉर्म, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, लेकिन जो बन रहा है वो 1 मोल नहीं है, 2 मोल है, एंड दैट इज द रीजन 1 मोल ही बनना चाहिए, तभी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर लोगे तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, 25 डिग्री। चलिए अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या 1 मोल जो भी बनना चाहिए वो 1 मोल बन रहा है? हाँ बन रहा है। चलिए 1 मोल बनाने के लिए जो आपने लिए हैं, क्या ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन? बिल्कुल है। तो फर्स्ट इक्वेशन डेफिनेटली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है। इस तरीके से आपको इसको चेक करना होता है। चलिए इस पे आते हैं। CO2 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, ठीक है। क्या ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है? नो। कार्बन डायमंड जो है ये कार्बन का जो फ्री स्टेट होता है वो नहीं है, it is graphite and therefore this reaction does not represent the enthalpy of formation of CO2. CO2 के बनने की या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की एकमात्र इक्वेशन ही हो सकती है, दूसरी कोई नहीं हो सकती, और वो ये रही, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। यहां क्या बन रहा है? CO। क्या 1 मोल बन रहा है? हाँ। क्या ग्रेफाइट और ऑक्सीजन दोनों फ्री स्टेट यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, नेचुरल स्टेट एग्जिस्ट कर रहे वो है? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है? तो आप कहेंगे फर्स्ट वन इज द एंथैल्पी ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो थर्ड इक्वेशन CO के फॉर्मेशन की एंथैल्पी बता रही है और फर्स्ट इक्वेशन CO2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी बता रही है। सेकंड और फोर्थ नहीं बता रही। फोर्थ इसलिए नहीं क्योंकि मोल 1 होने चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू आपको मान लो दे दूं x और कहूं क्या आप यहां से फॉर्मेशन एंथैल्पी बता सकते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। और वो वैल्यू क्या होगी? जो भी वैल्यू इसकी आएगी 2 मोल की, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपको 1 मोल के लिए वैल्यू मिल जाएगी, एंड हेंस द आंसर विल बी x/2 व्हाटएवर द वैल्यू यू गेट, ठीक है। तो इस तरह से आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पहचान सकते हैं। तो फॉर्मेशन को पहचानने के लिए आपको जनरली इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एलिमिनेशन राउंड चलाइए। एलिमिनेशन राउंड में क्या करोगे? प्रोडक्ट में अगर बाय प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर बाय प्रोडक्ट भी है यानी 2 चीजें हैं तो कभी फॉर्मेशन की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, एक। दूसरी, अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल 2 या 2 से ज्यादा है या एनीथिंग विच इज नॉट 1 नहीं है
तो वो फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं हो सकती। अब बचे वन वाले, हो सकता है आपको एक ही वन वाला बचे, सीधे टिक कर देना। बाई चांस दो ऐसे बचे हैं जिनमें प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है, तो चेक कीजिए किस केस में 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिए हैं वो अपनी नेचुरल या फ्री स्टेट में है, जिसमें है उसको टिक करना है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच आर नॉट इफ डेल्टा एच एफ नॉट वैल्यूज आर गिवन। ये किसके लिए दी होंगी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी होती है। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन भी देते हैं, बट जनरली क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे ही पूछा जाता है। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जनरल रिएक्शन मान लीजिए ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। किससे? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यूज आपको दिए हो, यानी गिवन क्या है? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एबीसीडी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले को याद करो और क्वेश्चन आपको बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अगर फॉर्मेशन दिए हैं तो क्या करोगे? फॉर्मेशन दिए हैं तो सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पीज को जोड़ के माइनस सारे रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को माइनस कर देंगे। सो प्रोडक्ट में है सी और डी, तो सी इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ डी माइनस ए इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, जिसमें आपको सिंपली क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। गिवन वैल्यूज को इक्वेशन के हिसाब से, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स मोल मत भूलिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज आपको दी होती है जनरली किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल में ही होती है। तो पर मोल की वैल्यू दी है, अगर मान लो ये ए मोल है तो ए से मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। सो दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मेशन, अच्छा एक बात और ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ये अपन एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाए उसके बाद में बात करते हैं। अब अगला जो टर्म हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो सेकंड टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबसे पहले कंबशन की बात करते हैं। इन जनरल आपने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को जलाना कंबशन होता है, लेकिन मैंने आपको पिछले सेशंस में एक बात कही थी कि हर चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना कंबशन नहीं होता है, जब तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कंप्लीट बर्निंग नहीं करते हैं किसी चीज की। यानी कंप्लीट बर्निंग की क्या पहचान है? कंप्लीट बर्निंग की पहचान ये है कि अगर किसी बर्निंग के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एग्जिस्ट करता है तो ही हम उसे कंबशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कार्बन बर्न होता है तो CO2 बनाता है। हाउ डू यू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन? अगेन यहां पर भी आपको दो बातों का ख्याल रखना है। जैसे फॉर्मेशन में जो बन रहा था वो 1 मोल था, कंबशन में जो बर्न हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन। कंबशन में जो बर्न होना चाहिए, वो जो बर्न हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट रहे। इनकम्प्लीट कंबशन, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, कार्बन को जब अपन कंप्लीटली बर्न करते हैं तो CO2 बनता है, लेकिन अगर हम कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो वो CO बनाता है, दैट इज इनकम्प्लीट बर्निंग। जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो तो वो पूरा बर्न नहीं होता, CO बन के रह जाता है। CO2 बन सकता है लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से CO बन जाता है। व्हीकल्स में जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, दैट रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ CO निकलता है, ठीक है ना, एग्जॉस्ट के फॉर्म में। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी बर्न हो सकता है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड स्टेट का रेस्ट्रिक्शन आपके पास में नहीं है।
ठीक है, मतलब आपको स्टैंडर्ड स्टेट चेक किस में करनी, केवल फॉर्मेशन में। कंबशन में स्टैंडर्ड स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिसको मर्जी बर्न करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको तो कर ही सकते हो, स्टैंडर्ड को तो कर ही सकते हो, स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड को कर ही सकते हो और नॉन स्टैंडर्ड को भी। जैसे मैं चाहूं मीथेन को बर्न करना, यस कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहूं मिथेनॉल बर्न करना, बिल्कुल कर सकते हो। ग्रेफाइट बर्न करना, बिल्कुल कर सकते हो। डायमंड करना है, कर सकते हो। फास्फोरस के सारे फॉर्म्स में से सबको बर्न करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, दो है। एक कंडीशन तो ये है कि जो बर्न हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, यानी if you want the enthalpy of combustion of methane, so methane should be 1 mole and it should be burnt completely in sufficient supply of oxygen। देखिए मैंने यहां पर लिखा है it's the enthalpy change observed when 1 mole, so मेन पॉइंट हमारा एक ये रहा, 1 mole of any element or compound, any element or compound दोनों में से कोई एक is completely burnt in sufficient supply of oxygen। यहां गैप रखना, क्यों, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल, इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई हो और 1 मोल आप किसी भी चीज को बर्न करके प्रोडक्ट बनाओ तो उस प्रोसेस में रिलीज होने वाली हीट को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सो इट इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। समझ रहे हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of any element or compound is completely burnt in the presence of sufficient supply of oxygen। समझ में आ रही है बात। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। चलिए अब आपको कंबशन की रिएक्शंस लिखना तो आती ही है, एक रिएक्शन बैलेंस हो, दूसरी जो भी बर्न हो रहा है वो 1 मोल हो, तीसरी कंप्लीटली बर्न हो। यहां क्या था, एक रिएक्शन बैलेंस करो, दूसरा जो भी बन रहा है वो 1 मोल बने, और तीसरा क्या था, जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो उसे बनाने के लिए वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, कुछ भी हो नहीं चलेगा। चलिए अब वापस से इन 4 एग्जांपल की बात करते हैं और देखते हैं इन चारों में से कौन कौन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट्स याद है, फर्स्ट जो बर्न हो रहा है वो 1 मोल हो, कुछ भी हो सकता है, ग्रेफाइट है 1 मोल है, यस। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बनाता है, CO2 बनने में इसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की यहां पर +4 होती है। सो ऑफ कोर्स दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझ में आई बात। अगला चलिए डायमंड की बात करते हैं। डायमंड वाले को फॉर्मेशन के केस में तो हमने क्रॉस कर दिया था, क्या कारण था, बिकॉज डायमंड वॉज नॉट इन इट्स फ्री स्टेट, जो कंडीशन फॉर्मेशन की थी। लेकिन क्या ये कंडीशन कंबशन में है, नहीं है। देयरफॉर आपको ये चेक करना है कि क्या डायमंड 1 मोल है और क्या उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट बर्निंग हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यस ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो है डायमंड का, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन में डायमंड काम नहीं करता, ग्रेफाइट करता है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप कह सकते हैं इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एज वेल एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अगला ये C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO। यहां फॉर्मेशन हो रहा था 1 मोल, दोनों कंस्टिट्यूएंट से कंप्लीट बर्निंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट केस। लेकिन इन द सेकेंड केस 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट को आप बर्न कर रहे हो, लेकिन ये सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, सफिशिएंट सप्लाई इज 1 मोल, सो हाफ मोल इज इनसफिशिएंट सप्लाई एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग फॉर्म्ड, सो दिस डज नॉट इंडिकेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझ में आ रही है बात। चलिए अब इसकी बात तो भूल ही जाए, इसलिए क्योंकि 2 मोल प्रोडक्ट को बर्न कर रहे हो और 2 मोल प्रोडक्ट को बर्न करने से एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन नहीं होता। कंबशन में जिसे बर्न कर रहे हो वो 1 मोल, फॉर्मेशन में जिसे बर्न कर रहे हो, सॉरी जिसे बना रहे हो, जिसे फॉर्म कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड हाउ डू यू डिफाइन इट। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां पर
कि जिस तरह से हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली थी और उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला था, अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई हो तो उसी तरह से किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए यदि मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, ये देखिए ये निकालना हो, लेकिन इस बार हमें क्या दिया है, फर्क समझना, ये देख रहे हो उधर, दिस इज द मेन डिफरेंस देयर इन द गिवन कंडीशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज गिवन, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज गिवन। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, यहां पर था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, और यहां पर है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों का फर्क समझना होगा आपको, क्या दिया है और क्या पूछा है, समझ में सिंपल सी चीज अब आपको समझनी है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि यहां पर रिएक्टेंट है, इसका मतलब ए और बी पहले आएंगे, ए इंटू डेल्टा एच सी नॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा एच सी नॉट ऑफ बी माइनस सी इंटू डेल्टा एच सी नॉट ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा एच सी नॉट ऑफ डी। तो कंबशन दिया हो तो इट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और अगर फॉर्मेशन दिया हो तो इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी आपको एक कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आपको बोला जाता है इफ द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ दीज थ्री आर गिवन देन फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। कंबशन देकर फॉर्मेशन पूछ सकते हैं या फॉर्मेशन देकर कंबशन पूछ सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर आपके दिमाग में ये आएगा कि कंबशन और फॉर्मेशन दोनों ही क्वेश्चन में है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं कि कंबशन दे दिया, जो जैसे मान लो कि ये दिया, ठीक है, आपको बोला कि कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज दिस एंड कंबशन ऑफ CO2 इज दिस, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इस तरह के क्वेश्चन। तो अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा कि करें क्या, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कंबशन का लगाएं कि फॉर्मेशन का लगाएं। तो ये रूल आप ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में कंबशन की वैल्यूज दी हो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और आपको उस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा हो, तो फॉर्मूला उस चीज का लगता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। आप समझ रहे हो? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द गिवन थिंग शुड बी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नॉट द रिएक्शन। कई बार आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी, किसी पर्टिकुलर चीज की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखकर उसका एंथैल्पी दे देते हैं, तो वो रिएक्शन का एंथैल्पी नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज आपको दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको कंबशन वैल्यू दिया है तो कंबशन का फॉर्मूला लगेगा, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको फॉर्मेशन वैल्यू दिया है तो यहाँ पर फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगेगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, डोंट वरी अबाउट दैट। हम जब सारे टर्म्स पढ़ लेंगे तो आफ्टर वी स्टडी ऑल द टर्म्स वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द टर्म्स एट द एंड। तो ये तो 2 हो गए, मेन इसमें 4 हैं जो आपको ढंग से समझने हैं। बाकी सब की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और एक बार आपको डेफिनेशन पता हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। सो रेस्ट 6 यू शुड नो, बट फर्स्ट 4 जो मैं आपको बताऊंगा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन 2 हो गए। कंबशन से रिलेटेड एक टर्म और है जिसको अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू, और उसके बाद में आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद में 2 टर्म्स और आएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जहां तक के जो टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा बनते हैं। इसके बाद में जो 6 टर्म्स हैं वो सिंपल टर्म्स हैं, आपको पता होगी, फटाफट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।